जय हिंद साथियों। नवा मॉडल पेपर स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 81 से लेकर के 90 तक और 10-10 प्रश्नों का हर मॉडल पेपर आपके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज बन रहा है, आपकी लाइब्रेरी का एक सदस्य बन रहा है, आपकी कॉपी का, आपके रजिस्टर का, आपके संग्रह का एक भाग बन रहा है। तो निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूं कि हर मॉडल पेपर के प्रश्नों को आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, उनको अपने रजिस्टर में, कॉपी में संग्रहित किया होगा और परीक्षा तक आप इनको संजो करके रखेंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्नों की जो समझ है वो आगे आपके परीक्षा तक जाने वाली है, आपको बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाने वाली है। इन्हीं प्रश्नों में से निकल करके या इन्हीं की भाषा में से निकल करके आपके नए प्रश्न आपकी परीक्षा में जुड़ते हैं, बनते हैं, हमेशा आपको पता होता है। तो संदर्भ सारे मैं ले रहा हूं और एक अच्छी चीज आपने देखी होगी कि मैं साइकोलॉजी के सारे टॉपिकों को कवर करने का प्रयास कर रहा हूं। कोई टॉपिक इन 10 प्रश्नों में से रह जाएगा तो अगले टॉपिक में आ जाएगा, अगले मॉडल पेपर में आ जाएगा। निश्चित तौर पर यह प्रयास है और मॉडल पेपर की श्रृंखला आगे जब बढ़ती रहेगी तो मैं फिर केवल चैप्टर वाइज भी मैं मॉडल पेपर लास्ट में डालूंगा। तो मेरा प्रयास है कि अनेक परीक्षाओं के प्रश्न, अनेक प्रश्न आपको मिल जाए, फिर कुछ चैप्टर वाइज भी प्रश्न अलग अलग करके डालने का प्रयास करेंगे एंड में। लेकिन मॉडल पेपर की श्रृंखला जितनी लंबी होती जाएगी, जितना ज्यादा से ज्यादा बनाते जाएंगे, उतना ज्यादा से ज्यादा मैं डालता जाऊंगा, आप बच्चों का फायदा होता जाएगा। बहुत ज्यादा से ज्यादा आप मॉडल पेपर देखते जाइए, करते जाइए, आपको बहुत ज्यादा आनंद आने वाला है। तो मैं इसको प्रारंभ करता हूं विद्यार्थियों, और ये 9वां मॉडल पेपर हमारा, ये पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर और पहला प्रश्न है। और प्रश्न कुछ पुराने से मिलते जुलते प्रश्न हो सकते हैं, भाषाएं अलग अलग हो जाती हैं। समीप से दूर, प्रॉक्सी मॉडल, ये चर्चा में हमारे हालांकि आ चुका है ये बात, लेकिन प्रश्न के तौर पर अब ये पहली बार है, क्योंकि सेफलोपोडल जो विकास था, मॉडल था, वो हम देख चुके हैं सिर से पैर की ओर। प्रॉक्सी मॉडल जो विकास होता है, प्रॉक्सी मॉडल कौन सा होता है? केंद्र से परिधि, सेंटर टू पेरिफेरी, सामान्य से विशिष्ट होता नहीं है। सिर से पैर, हेड टू टो, ये वाला अपना सेफलोकोडल होता है, आपको पता है सेफलोकोडल होता है ये। मस्तकोदमुखी जिसे हमने हिंदी में कहा, और सरल से जटिल, ये हो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। केंद्र से परिधि, केंद्र से परिधि होता है, जिसे हमने एक नाम और दिया था, निकट से दूर। तो प्रॉक्सी मॉडल जो विकास होता है वो केंद्र से परिधि की ओर जाता है। और इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ ये था कि शरीर के जो केंद्र के पास के अंग होते हैं, वो केंद्र के पास का भाग पहले विकसित होता है और दूर वाला भाग बाद में विकसित होता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल। यानी कि केंद्र से नजदीक वाले अंग, समीप वाले अंग पहले विकसित होंगे, दूर वाला अंग, जो दूर वाला भाग है वो बाद में विकसित होगा। ये प्रॉक्सिमोडिस्टल, इसे केंद्र से परिधि कहते हैं, सेंटर टू पैराफेरी बोलते हैं, और निकट से दूर का सिद्धांत बोलते हैं। तो चलिए, पहले प्रश्न का करेक्ट विकल्प होगा ए। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में समीक्षात्मक सोच के विकास करने के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा प्रश्न है, तार्किक चिंतन स्तर का प्रश्न है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी में 2020 में। यानी कि किशोरों में समीक्षात्मक सोच होता है जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण से जुड़ी होती है, जहां पे बच्चे समीक्षा कर सकते हैं, कोई निर्णय ले सकते हैं, कोई आलोचनात्मक निर्णय ले सकते हैं। तो उसके लिए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? एक बार देखें, विकल्प देखें, भावनाओं के बजाय तर्क संगत तरीके से जवाब दे। मैं यहां पर एक बात जोड़ दूं, समीक्षात्मक सोच के लिए जरूरी होता है ओपन माइंडेड होना, समीक्षात्मक सोच के लिए जरूरी होता है तार्किक होना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचना, आलोचनात्मक दृष्टिकोण से सोचना। लेकिन केवल रटने, याद करने, बताने, केवल यहां तक सीमित अगर कोई तथ्य होता है, वो ध्यान रखो, वो समीक्षात्मक सोच से जुड़ेगा नहीं। तो जितने भी विकल्प ऐसे होंगे जो कोई ओपन माइंडेड की बात करेंगे, आलोचनात्मक दृष्टिकोण की बात करेंगे, मुक्त प्रश्नों वाली बात करेंगे, वो सारे प्रश्न समीक्षात्मक सोच में जाएंगे। तो इसका विकास करना है तो भावनाओं के बजाय तर्क संगत तरीके से तर्क दे। 100% प्रश्न बोल रहा है कि कौन सा समीक्षात्मक सोच के विकास के बारे में सही नहीं है, इसका मतलब 3 सही है। तो ध्यान रखो, एक तो पहले ही सही है कि तर्क संगत तरीके से बच्चा जवाब देता है, इसका मतलब वो समीक्षात्मक सोच की दिशा में जा रहा है। भावनाओं की तरीके से जवाब नहीं देना है, न केवल क्या हुआ को पूछे बल्कि कैसे और क्यों हुआ ये भी पूछे। ध्यान रखो, क्या हुआ वाट की जगह वाई इसको सोच में आई। वो केवल ये नहीं पूछे कि ये क्या है, वो ये पूछे कि ऐसा क्यों है। और जब
क्यों आ जाता है? जब वाई आ जाता है आपके प्रश्नों में, इसका मतलब आप तार्किक होना प्रारंभ हो गए हो। तो ये भी समीक्षात्मक सोच को जस्टिफाई करता है। समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करना। ध्यान रखो, ये गड़बड़ है। व्याख्यान विधि को तार्किक विधि नहीं माना जाता है, मनोवैज्ञानिक विधि नहीं माना जाता है, समीक्षात्मक सोच का विकास करने वाली विधि नहीं माना जाता है, आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास करने वाली विधि नहीं माना जाता है, अभिव्यक्ति की अवसर देने वाली विधि नहीं माना जाता है। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा, ये समीक्षात्मक सोच के लिए कथन सही नहीं होगा। चौथा भी देख लो एक बार, एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों की तुलना और सबसे अच्छे उत्तर का निर्णय करना ढोल बजा करके गाजेबाजी के साथ सही है, ये ध्यान रखो। जब आप एक से अधिक उत्तरों की कल्पना करते हो, एक से अधिक उत्तरों की तुलना करते हो, एक अच्छे उत्तर का निर्णय करते हो, यह समीक्षात्मक सोच का एक बहुत बड़ा प्रबल एक तर्क होता है, एक प्रबल प्रदर्शन होता है कि हाँ, इस तरीके से करने पे बच्चे की समीक्षात्मक सोच विकसित हो रही है। बच्चा दो उत्तरों की तुलना कर रहा है, किसी निर्णय पर पहुंच रहा है, तो ये समीक्षात्मक सोच से संबंधित है, ये समीक्षात्मक सोच है, ये समीक्षात्मक सोच से। लेकिन ये नहीं होगा, और किस लिए नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि बात है व्याख्यान विधि का। व्याख्यान विधि यंत्रवत विधि होती है, एक पक्षी चलने वाली विधि होती है, अध्यापक प्रमुख होता है, अध्यापक केंद्रित विधि मानी जाती है, और इसमें बच्चों को केवल निष्क्रिय श्रोता की भांति सुनना होता है। तो मनोवैज्ञानिक मानी नहीं जाती, तर्कों का, निर्णय शक्ति का, विचार क्षमता का विकास करने वाली विधि मानी ही नहीं जाती व्याख्यान। तो ये समीक्षात्मक सोच विकसित नहीं करेगी। करेक्ट विकल्प होगा ये। अच्छा प्रश्न था चिंतन स्तर का। तीसरा प्रश्न है 83, पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 7 से 12 वर्ष की अवस्था को कहा गया है। और आपको पता है जो 4 स्तर, पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं बताई हैं, 4 अवस्थाएं, उन 4 अवस्थाओं में जो सबसे पहली अवस्था होती है वो इसमें दी नहीं है। सबसे पहली जो फर्स्ट होती है वो संवेदी पेशी अवस्था होती है। संवेदी पेशी 0 से 2 वर्ष होती है, ये फर्स्ट होती है। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक, ये सेकंड होती है, 2 से 7। उसके बाद थर्ड होती है मूर्त संक्रियात्मक, ये थर्ड होती है। मूर्त संक्रियात्मक ये होती है 7 से 12। और उसके बाद ये औपचारिक संक्रियात्मक ये फोर्थ होती है, और ये फोर्थ होती है, ये होती है 12 से 15। तो प्रश्न पूछ रहा है, ये वर्ष है ना, ये वर्ष है, 2 से 7 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, 12 से 15 वर्ष। तो ये 4 अवस्था है। तो पहली संवेदी पेशी, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक या प्राक संक्रियात्मक 2 से 7, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक 7 से 12, और चौथी औपचारिक संक्रियात्मक। ये 4 अवस्थाएं संज्ञानात्मक विकास की बताई हैं पियाजे ने। और प्रश्न पूछ रहा है 7 से 12 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है, 7 से 12 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, है कॉन्क्रीट लेवल। तो कॉन्क्रीट लेवल जो होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल लेवल, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल लेवल ये होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12। तो 0 से 2 संवेदी पेशी, 2 से 7 प्राक संक्रियात्मक या पूर्व संक्रियात्मक, 7 से 12 मूर्त संक्रियात्मक, और 12 से 15 औपचारिक संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक। तो चलिए ये प्रश्न है, आप ये ध्यान रखेंगे, प्रश्न अलग अलग भाषा बदल करके बनता है। अगला, जब नए विचारों को मौजूदा विचारों में शामिल कर लिया जाता है, और ये बात भी प्रश्न बदल करके पहले आ चुकी है, जब नए विचारों को मौजूदा विचारों में शामिल कर लिया जाता है तो उन्हें डैश डैश के नाम से जाना जाता है। एमपी टेट एग्जाम 2019 में। और आप देखो इसको थोड़ा सा समझ लो, ये पूर्व विचार है, ये पूर्व विचार है, और ये नवीन विचार है। ध्यान रखो, ये पूर्व विचार है, ये पूर्व विचार है, ये नवीन विचार है। ये 2 स्थिति में लिख रहा हूं, और आप इसको बस ध्यान में रखेंगे कि जब पूर्व विचार नवीन विचार को पूर्व विचार में शामिल कर लिया जाता है तो ये आत्मसातकरण होता है, आत्मसातकरण। और पूर्व विचारों को, पूर्व ज्ञान को नवीन विचारों के अनुरूप बना दिया जाता है, ये समंजन होता है, ये समंजन होता है, एकोमोडेशन, जिसे एसिमिलेशन, ये समंजन, एकोमोडेशन। तो प्रश्न है कि जब नए विचारों को मौजूदा विचारों में शामिल कर लिया जाता है, तो शामिल कर लिया जाता है
तो फिर ये अनुकूलन नहीं, प्रतिकृति नहीं, आत्मसातकरण होता है, आत्मसातकरण होता है, एसिमिलेशन होता है, पुनरुत्पादन। ये ध्यान रखेंगे। तो ये दो स्थितियां आपको ध्यान रखनी है। जब नवीन विचारों को पूर्व विचारों में शामिल कर लिया जाता है तो आत्मसातकरण, ये फर्स्ट स्थिति होती है, और ये सेकंड स्थिति होती है जब पूर्व विचारों को परिवर्तित करके आप नवीन विचार के अनुसार ढाल लेते हो, बदल लेते हो, वो समंजन होता है, एकोमोडेशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आत्मसातकरण। अगला प्रश्न है पांचवा, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? अधिगम को, सीखने को। आप देखो चार आपको ये आरटेड 2012 में आया है प्रश्न कि सीखना इनमें से कौन सी क्रिया दर्शा रहा है? हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार का आना, चढ़ना, भागना, फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में, और इनमें से सभी। और ध्यान रखो बात सीखने की है। सीखना वो होता है जिससे आपको प्रशिक्षण सिखाते हैं, अनुभव आपको सिखाते हैं, यानी कि जो चीजें आपको इंटेंशनली आपको आपके अंदर रोपी जाती हैं, आपको सिखाई जाती हैं, लेकिन आप परिपक्वता से, आप अपनी मूल प्रवृत्ति से, अपनी लैंगिक परिपक्वता से, जैविक परिपक्वता से आप जो सीखते हो वो अधिगम नहीं होता है। तो एक अगर व्यक्ति के दिमाग में, वो एक व्यक्ति के मुख में अगर भोजन देख करके पानी आ रहा है, ध्यान रखो ये सीखा हुआ व्यवहार नहीं है, ये स्वाभाविक व्यवहार है, स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, ये सीखी हुई प्रतिक्रिया नहीं, इसे सहज प्रतिक्रिया कहेंगे। तो ये अधिगम का उदाहरण नहीं होगा। चढ़ना, भागना, फेंकना, ये सब 5 वर्ष की अवस्था में ये बच्चा कहीं से सीखता नहीं है। उसके अंदर जैसे जैसे मैच्योरेशन आता जाता है, परिपक्वता आती जाती है, बच्चा अपने आप सीखता जाता है, उसके लिए वो कोई ट्रेनिंग नहीं लेता है। दानों को ये भी अधिगम नहीं है। और इनमें से सभी फिर हो नहीं सकता है। हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, ये बात बच्चों को सिखाई जाती है, बच्चा अनुकरण करता है। जब बच्चे को सिखाया जाता है कि इस तरीके से हाथ जोड़ते हैं, इस तरीके से अभिवादन करते हैं, बच्चा अनुकरण से सीखता है, सुन करके सीखता है, दिए गए निर्देशों का पालन करके सीखता है। ये सिखाना है, ये अधिगम का उदाहरण है। तो हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, यह अधिगम का उदाहरण होगा। अगला प्रश्न है, अधिगम के एक अनुकूल वातावरण में डैश 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 के अलावा निम्नलिखित विशेषताएं उपस्थित होती हैं। यानी कि जो अधिगम का अनुकूल वातावरण होगा उसमें इनमें से एक को छोड़ करके बाकी तीनों विशेषताएं अधिगम के अनुकूल वातावरण से कनेक्ट होंगी। और अधिगम का अनुकूल वातावरण देखो, विद्यार्थी को, शिक्षार्थी को स्वायत्तता, ध्यान रखो स्वायत्तता, यानी कि आप शिक्षार्थी को स्वतंत्र छोड़ देकर वो कैसे सीखना चाहता है, ये अनुकूल वातावरण आता है। ये चाइल्ड सेंटर्ड एनवायरनमेंट होता है, ध्यान रखो ये कनेक्ट होगा, ये अनुकूल वातावरण है। बहुविषयक दृष्टिकोण, बहुविषयक दृष्टिकोण यानी कि एक बालक के दृष्टिकोण का आप इतना ब्रॉड बना देते कि वो कई बहु विषयों को एक साथ कनेक्ट करके या बहु दिशा में सोचने की बात करता है। ध्यान रखो ये भी स्वतंत्र एक वातावरण है और ये भी अधिगम अनुकूल है। शिक्षक की निगरानी, ध्यान रखो शिक्षक की निगरानी। और चौथे भी देखो लचीली प्रक्रिया फ्लेक्सिबल। और जब प्रक्रिया लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ये अधिगम के लिए अनुकूल होती है, तो ये भी माना जाएगा। ध्यान रखो शिक्षक की निगरानी ये अधिगम के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि आप जानते हो चाइल्ड सेंटर्ड जो पेडागोजी है, पद्धतियां हैं, जो मेथड्स है, उन प्रणाली में, सिस्टम है, उसमें इस बात को कहा गया है कि अध्यापक केवल परामर्शक की भूमिका निभाए। तो शिक्षक की निगरानी में अगर कोई काम होगा तो अधिगम अनुकूल वातावरण नहीं होगा। आप विद्यार्थी को स्वतंत्र तौर पर सीखने दें, स्वायत्त तौर पर सीखने दें, वो बहुविषयक दृष्टिकोण से, बहु तरीके से सोचे और वो लचीली प्रक्रिया से काम करे। तो शिक्षक की निगरानी, इससे अधिगम के लिए अनुकूल वातावरण, इसको नहीं माना जाएगा। बाकी तीनों अधिगम के अनुकूल वातावरण है। अगला प्रश्न है 87, चेनिंग की बहुत अच्छा प्रश्न है, चेनिंग की संकल्पना। और ध्यान रखो चेनिंग की संकल्पना जो है ये स्किनर के द्वारा दी गई श्रृंखला की जो प्रक्रिया थी, श्रृंखला का जो कॉन्सेप्ट दिया गया, श्रृंखला अधिगम का, ये स्किनर के द्वारा दिया गया। और इसी चेनिंग की प्रक्रिया का परिणाम था कि अभिक्रमित अनुदेशन जो स्किनर के सिद्धांत से निकला हुआ सिद्धांत था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो है वो है। अब सवाल ये कि चेनिंग है क्या, चेनिंग क्या होती है? चेनिंग होती है, मैं पहले आपको समझा दूं, चेनिंग मतलब हिंदी में इसको बोलेंगे तो श्रृंखला। और श्रृंखला क्या होती है, क्या इसमें कहा तो स्किनर
स्किनर का ये मानना था, उसने अपने अधिगम सिद्धांत में क्रिया प्रसूत में इस बात को कहा, ये क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत में इस बात को कहा कि एक प्राणी जब अनुक्रिया करता है तो अनुक्रिया करने के बाद उसे पुनर्बलन जो मिलता है वो पुनर्बलन सुखद होता है, तो वो अनुक्रिया की आवृत्ति करता है, वो बार बार उस अनुक्रिया को करता है क्योंकि उसका परिणाम उसे सुखद मिल रहा है। तो ये जो सुखद परिणाम मिलना है ये उसे अनुक्रिया को बार बार करने के लिए प्रेरित करता है, तो वो एक लगातार श्रृंखला में करता है और फलस्वरूप अधिगम कर लेता है। और ये आपको पता है, एक परिभाषा है स्किनर एक कथन का कि अनुक्रियाएं करने के बाद दिया गया, अनुक्रियाएं करने के बाद दिया गया निरंतर पृष्ठ पोषण, अनुक्रियाएं अनुक्रिया के बाद दिया गया निरंतर पृष्ठ पोषण यानी कि फीडबैक यानी कि पुनर्बलन व्यवहार परिमार्जन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। और आपको पता है एक प्रश्न परीक्षा में कई बार आया हुआ है कि व्यवहार परिमार्जन के लिए श्रेष्ठ सिद्धांत कौन सा माना जाता है, तो व्यवहार परिमार्जन के लिए श्रेष्ठ सिद्धांत यही क्रिया प्रसूत माना जाता है स्किनर का। और इसलिए क्योंकि स्किनर के सिद्धांत का मूल तत्व यही था कि अनुक्रिया की जाए, उसके बाद पुनर्बलन दिया जाए, और पुनर्बलन सुखद होगा तो वह अनुक्रिया बार बार करेगा, और बार बार करेगा तो व्यवहार परिमार्जन जल्दी आएगा उसके अंदर, मतलब वो व्यवहार को अर्जित जल्दी करेगा। और यही एक चेन होती है, यही एक श्रृंखला होती है। तो प्रस्तुता के चेनिंग की संकल्पना संबंधित है, चेनिंग की संकल्पना संबंधित है क्रिया प्रसूत अधिगम से, और क्रिया प्रसूत अधिगम किसके द्वारा दिया गया है? स्किनर के द्वारा। ये ध्यान रखेंगे, कनेक्ट करेंगे आप। अगला प्रश्न है 88, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण में सहायक नहीं होता है? अधिगम स्थानांतरण के कुछ सिद्धांत दिए हैं। अधिगम स्थानांतरण क्या होता है? जब आप एक परिस्थिति से सीखे गए ज्ञान या कौशल का उपयोग अधिगम की दूसरी परिस्थिति में आप करते हो, वो आपका अधिगम स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है। और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के कुछ सिद्धांत हैं, और कुछ सिद्धांत हैं, देखो कौन कौन से। मानसिक अनुशासन सिद्धांत ये होता है, ये तो प्राचीनतम सिद्धांत है अधिगम स्थानांतरण का, है ना। तथ्यों की विशुद्धता समरूप तत्वों का ये थॉर्नडाइक का है, ये थॉर्नडाइक ने दिया। तथ्यों की समरूप तत्वों का सिद्धांत अधिगम अंतरण में समरूप तत्वों का सिद्धांत। और अर्थपूर्ण सामान्यीकरण ये सिद्धांत दिया C.H. जुड ने, ये इसके प्रतिपादक है। ध्यान को कौन सा एक अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत नहीं है। तथ्यों की विशुद्धता जो है ये एक अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत नहीं है, औपचारिक अनुशासन या मानसिक अनुशासन का सिद्धांत होता है। इसके द्वारा अधिगम स्थानांतरण की स्थितियां बनती हैं। समरूप तत्वों के अनुसार अधिगम स्थानांतरण की स्थिति बनती है, अर्थपूर्ण सामान्यीकरण के अनुसार। C.H. जुड का, थॉर्नडाइक का मानसिक अनुशासन प्राचीन सिद्धांत। लेकिन ये दिए गए चार में से ये तथ्यों की विशुद्धता, इसका कोई रोल नहीं होता है अधिगम स्थानांतरण में। एक स्थिति से सीखे गए ज्ञान कौशल को दूसरी स्थिति में तथ्यों की विशुद्धता प्रभावित नहीं करती है। तो ये कौन से सिद्धांत है? ये तो शायद 2018 की रीट में भी आया था समरूप तत्वों का। इसको अनुरूप तत्वों का सिद्धांत भी कहते हैं, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। तो समरूप तत्वों का, अनुरूप तत्वों का, जब दो विषय वस्तुओं में तत्व समान हो, समरूप हो, तो अधिगम अंतरण जल्दी होगा। जैसे हिंदी और संस्कृत, तो हिंदी और संस्कृत में तत्वों की समानता है, समरूप तत्व है, तो इसीलिए हिंदी पढ़ने वाले बच्चे के लिए संस्कृत पढ़ना तुलनात्मक सरल होता है, संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे के लिए तुलनात्मक हिंदी सीखना सरल होता है। ये इस टाइप की एक थ्योरी है, इसे अनुरूप तत्वों का सिद्धांत कहते हैं। बुद्धि है, बुद्धि क्या है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय, आपकी अनेक प्रकार की सामर्थ्य क्षमताएं, उनका एक समुच्चय जो है वो बुद्धि है। बहुत श्रेष्ठ कथन है। एक अकेला और जातीय विचार गलत होगा। बुद्धि कभी भी एक अकेला और जातीय विचार नहीं होता, इंडिविजुअल नहीं होता। और एक तत्व के सिद्धांत की आलोचना की ही इसलिए गई थी, जो एक तत्व का सिद्धांत बिने टर्मन ने दिया, उसकी आलोचना ये कही गई क्योंकि वो एक तत्व का सिद्धांत इस बात को बोलता था
कि एक बुद्धि एक तत्व होता है और वही सब कामों के लिए उत्तरदायी होता है, सक्षम होता है। तो उस सिद्धांत की आलोचना की गई, इसलिए उससे निरंकुशवाद का सिद्धांत, एक तत्व के सिद्धांत को निरंकुशवाद का सिद्धांत कहा गया। तो एक अकेला और जाति विचार है, गलत है। दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता ये बुद्धि नहीं होती है। आप अनुकरण करते हो ये बुद्धि का परिचायक नहीं है, एक विशिष्ट योग्यता, इसको आप कुछ कंसिडर कर सकते थे, लेकिन हमारे पास बेस्ट विकल्प है सामर्थ्यों का एक समुच्चय। आदमी की जो एबिलिटीज हैं, क्वालिटीज हैं, उन सबका एक जो समुच्चय है वो उसकी बुद्धि को प्रदर्शित करेगा। तो बुद्धि कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई करने वाला बेस्ट जो विकल्प होगा इनमें वो ये होगा। एक अकेला जाति विचार कभी हो नहीं सकता है, अनुकरण करने की योग्यता कभी हो नहीं सकता है। हालांकि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को अलग अलग चीजों से जोड़ा है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने समायोजन करने की क्षमता से जोड़ा कि एक व्यक्ति जितना अधिक समायोजन कर पाता है वो उसकी बुद्धि है। एक परिभाषा में ज्ञान ग्रहण करने की और उसको उपयोग में लाने की क्षमता जो होती है वो बुद्धि को माना है। टर्मन ने इस बात को माना कि एक व्यक्ति जितना अमूर्त विचार कर सकता है, अमूर्त विचार जितना कर सकता है वो उसकी बुद्धि है। और इसको हम देखेंगे अगले प्रश्न में, शायद टर्मन वाली प्रश्न है, मैंने टर्मन की उसको जोड़ा था कि एमएल टर्मन के अनुसार बुद्धि का अर्थ क्या है। ये एपी टेट 2018 में आया, हर एक प्रश्न आप देख रहे हो परीक्षा की प्रश्न है। तो बुद्धि का अर्थ क्या है, और मैंने जैसे कहा कि टर्मन ने अमूर्त विचार को बुद्धि से जोड़ा है, अमूर्त विचार को। एक बार विकल्प देख लिया, लक्ष्य साधना की ओर अपने व्यवहार को बदल सकने का कौशल, अमूर्त विचार का कौशल, भौतिक और सामाजिक परिवेशों के अनुरूप बनने का कौशल, पारस्परिक संबंधों का विकास करने की अंतर्गत शक्ति। और ये कहीं ना कहीं आपको टच होंगे कि यार ये तो सब बुद्धि को कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न ये नहीं है कि बुद्धि को कौन जस्टिफाई कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। प्रश्न ये कि टर्मन के अनुसार बुद्धि को क्या माना था। और ये आपको ध्यान रखना है कि टर्मन ने बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता से कनेक्ट किया है। ये कहा टर्मन की, जब आप परिभाषा देखेंगे बुद्धि की, वहां पे भी परिभाषा है कि एक व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होता है जितना उसमें अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। मैं परिभाषा लिख देता हूं एक बार। एक व्यक्ति, ये टर्मन की परिभाषा है, एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जिस अनुपात में वह अमूर्त चिंतन करता है। अमूर्त चिंतन करता है। तो ये परिभाषा दी है, एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जिस अनुपात में वह अमूर्त चिंतन करता है। तो अमूर्त चिंतन ज्यादा करेगा तो बुद्धिमान ज्यादा होगा, अमूर्त चिंतन कम होगा तो कम बुद्धिमान माना जाएगा। ये टर्मन की परिभाषा थी। तो टर्मन ने बुद्धिमता को जोड़ा है, बुद्धि को जोड़ा है अमूर्त विचार से। तो ये आपका अच्छा 90 प्रश्न लास्ट हो गया, इस मॉडल पेपर का लास्ट प्रश्न था। तो विद्यार्थियों अच्छे प्रश्न चल रहे हैं, अच्छी कई संकल्पनाएं चल रही हैं, अच्छे तरीके से प्रयास चल रहा है, मेरा भी आपका भी। आप अच्छे मन से सीख रहे हैं हर बात को, और मन से आप सीख रहे हैं, संग्रह में शामिल कर रहे हैं, इसका मतलब आप भी सही दिशा में चल रहे हैं। और मैं अगर आपको व्याख्या विश्लेषण को आप तक दिमाग तक पहुंचाने में, छापने में अगर मैं सफल हो रहा हूं, तो इसका मतलब मैं भी सही दिशा में चल रहा हूं। और हम दोनों का सही दिशा में चलना, यही आपको लक्ष्य तक ले जाने वाला है। तो मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। अगले मॉडल पेपर में हम लोग फिर मिलते हैं, पूरी ताकत से मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।